नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी वेंसर्स क्लासेस पर। साथियों, आप सभी के सामने मैं लेकर उपस्थित हूं रीट पात्रता परीक्षा 2025 की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण 30 प्रश्न लेकर। जी हां साथियों, यही प्रश्न आपके बार बार एग्जाम के अंदर 100% पूछे जाते हैं। 100% आपको एग्जाम के अंदर ये प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो क्लास पूरी देखना, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास। बिल्कुल आपके सामने ये देख सकते हो, रीट 2025 अपडेटेड क्लास है। राजस्थान के इतिहास पर आधारित ऐसे सवाल पूछे जाएंगे रीट परीक्षा में। यहां पढ़े संभावित प्रश्न है, बिल्कुल आप सभी के लिए संभावित क्वेश्चन है जो कि रीट परीक्षा प्री मेंस दोनों एग्जाम के अंदर आपके पूछे जाने वाले हैं। तो इस क्लास को स्किप करने की गलती मत करना, क्लास को पूरी देख लेना। बिल्कुल आपके सामने सवाल आपका इस तरह से रहने वाला है। बिल्कुल आपको बहुत सारे टीचर पढ़ा रहे हैं, सवाल का लेवल किस तरह से आता है वो नहीं बताएंगे। बिल्कुल आपको जीके टाइप पढ़ा रहे हैं, आप जीके तो याद कर लेते हैं, पर सवाल का लेवल किस तरह से रहने वाला है वो आपको समझना पड़ेगा। बिल्कुल आपका सवाल आपके सामने है स्क्रीन पर, इस तरह का आपको सवाल पूछा जाएगा कई बार एग्जाम के अंदर। तो आपको क्या करना है, इसमें सवाल को थोड़ा मैं जूम करके बता देता हूं। देखो सवाल आपको इस तरह से पूछा गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब सवाल जीके का है, पर आपको पूछा गया है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। एक आपका है मानसरोवर अभिलेख शुंग वंश से संबंधित है, पहला स्टेटमेंट है। इसी तरह आपका दूसरा है बड़वा अभिलेख मौर्य वंश से संबंधित है। अब आप सभी को इन दोनों स्टेटमेंट में से आपको ऑप्शन दे रखे हैं, इसके हिसाब से आपको यहाँ साबित करना है कि आपका आंसर क्या होगा। ठीक है, क्या ये सही है? आपके सामने ऑप्शन है प्यारे विद्यार्थियों, देख लो आप, है ना। ऑप्शन आपके सामने, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। क्या ए है आपका केवल एक सही है? क्या केवल एक सही है? बी है आपका केवल दोनों सही है, या फिर सी दोनों सही, या फिर डी आपका दोनों गलत। अब इसमें आपको आंसर करना है, क्या आपका आंसर क्या हो रहा है। बिल्कुल इसमें प्यारे विद्यार्थियों, मानसरोवर अभिलेख शुंग वंश से संबंधित है, नहीं, ये भी आपका गलत है। इसी तरह बड़वा अभिलेख मौर्य वंश से संबंधित है, नहीं। तो मेरे प्यारे साथियों, इसमें कहने का मतलब ये है कि आपका डी वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। इस तरह से प्रश्न का लेवल आता है। आपको इस तरह से सवाल रीट प्री के अंदर आपको पूछे जाएंगे, यानी कि पात्रता परीक्षा के अंदर। बिल्कुल डी ऑप्शन सभी विद्यार्थियों इसमें राइट कर लो, बहुत ही शानदार तरीके से। बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जिनका लेवल इस तरह से आपको पूछा जाएगा। क्वेश्चन 2 आपके सामने पूछा गया, देख लो आप। क्वेश्चन 2 है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दूसरा क्वेश्चन भी इसी तरह से आपको दिया गया है कि पहला स्टेटमेंट है आपका कटारशाही सिक्के डूंगरपुर ठिकाने द्वारा जारी किए गए थे, क्या यह सही है? दूसरा स्टेटमेंट है आपका उदयशाही सिक्के बीकानेर ठिकाने द्वारा बीकानेर ठिकाने द्वारा जारी किए गए थे। अब इनके बारे में आपको बताना है। ठीक है, इसमें भी आपके वही सिस्टम है, ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने। क्या आपके सामने केवल एक सही है, या फिर केवल दोनों सही, या दोनों सही या फिर गलत है? आपके सामने आंसर है, आपको बताना इसमें क्या हो जाएगा। बिल्कुल प्यारे साथियों, इसमें अपन समझेंगे। देखो ये सवाल आपको बताने का मतलब यही था कि आपका सवाल इस तरह से पूछे जाएंगे। बिल्कुल कटारशाही सिक्के डूंगरपुर ठिकाने के द्वारा जारी नहीं किए गए थे, ये भी गलत है आपका। इसी तरह उदयशाही सिक्के बीकानेर ठिकाने द्वारा जारी नहीं करे थे, इसलिए आपका इसमें भी आपका डी वाला ऑप्शन है प्यारे साथियों। कई बार सभी विद्यार्थी क्या करेंगे, केवल एक सही है तो ये राइट कर देंगे, या दोनों सही है तो दोनों ये कर देंगे, या दोनों सही है। तो ऐसा नहीं होता है। कई बार सवाल में दोनों आपको स्टेटमेंट दिए होते हैं वो गलत होते हैं, तो आपको सोचना है, समझना है, फिर आंसर देना है। इसी तरह अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, बिल्कुल अगला क्वेश्चन आपके ये पूछा गया है कि महाजनपदों से संबंधित निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन बताना है। महाजनपदों से संबंधित क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है। ऑप्शन है आपका है महाजनपदों में सर्वाधिक सिक्के मालवा जनपद से प्राप्त हुए थे। बी ऑप्शन प्यारे विद्यार्थियों, मालवा जनपद श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ क्षेत्र के अंदर आपका विस्तृत था। या फिर सी मत्स्य जनपद का उल्लेख महाभारत में मिलता है, क्या ये सही है? इसी तरह डी आपका है कुमार नामक शासक योद्धे जनपद से संबंधित थे। तो इसमें आपका क्या आंसर हो जाएगा? सभी विद्यार्थी एक बार फटाफट आंसर दे देंगे। बिल्कुल रीट की परीक्षा देने वाले हैं आप, इसमें आंसर देना है आप सभी को। देखो महाजनपद से संबंधित सवाल पूछा जाएगा क्योंकि आपके सिलेबस में ये दे रखा है, और इसमें आपका आंसर हो जाएगा साथियों, महाजनपदों में सर्वाधिक सिक्के मालवा जनपद से प्राप्त हुए। बिल्कुल आपका ये वाला कथन है, ये असत्य है। क्या है? बिल्कुल आपका ये असत्य कथन है, यानी कि आपका अ वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। और इसमें आपका मालवा जनपद जो श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ क्षेत्र में विस्तृत है, ये आपका सही है, सही कथन है। इसी तरह मत्स्य जनपद का उल्लेख महाभारत में मिलता है, ये भी कथन आपका सही है। और कुमार नामक शासक जो कि योद्धे जनपद से संबंधित था, ये भी आपका स्टेटमेंट सही है। तो आपका प्यारे विद्यार्थियों इसमें अ वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, यानी कि राइट हो जाएगा, असत्य कथन पूछा है ना आपको। हाँ, इसी तरह अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। फर्स्ट स्टेटमेंट है आपका प्रोफेसर हन्नारेड रंग महल के उत्खनन कार्य से संबंधित थे, या फिर आपका रंग महल से दृढ़ एवं
अलंकृत मृत बाण मिले हैं। तो ये क्या, ये दोनों आपके स्टेटमेंट सही है या नहीं, इसको अपन को परखना है। आपके सामने ऑप्शन है, अब इन ऑप्शनों को पढ़ के आपको आंसर देना है। क्या बिल्कुल केवल एक ही सही है इसमें से, या फिर दोनों सही, क्या केवल दो सही है, या फिर आपका दो मतलब ये वाला है ना, इसका मतलब, या फिर दोनों ऑप्शन सही है या फिर गलत। आप सभी को इसमें क्वेश्चन को एक बार वापस समझो। देखो आपके सामने सवाल ये आ गया, आपके सामने प्रोफेसर हन्ना रेड रंग महल उत्खनन कार्य से संबंधित है और रंग महल में आपका दृढ़ और अलंकृत मृत बाण मिले हैं, यानी कि दोनों कथन आपकी सही है। हर बार डी गलत, डी वाला नहीं होगा, सी वाला ऑप्शन इसमें राइट है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके रीट पात्रता एग्जाम की दृष्टि से। बिल्कुल अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल आप सभी के सामने है। सवाल आपका 5वां पूछा गया। सवाल का लेवल बहुत तगड़ा आप सभी के लिए। निम्नलिखित कथनों पे असत्य कथन बताना है। आपके सामने 4 कथन दे रखे हैं, उसमें से आपका असत्य कथन क्या हो जाएगा। प्यारे साथियों, बिल्कुल आपका सिवी जनपद वर्तमान चित्तौड़गढ़ में विस्तृत था, क्या ये सही है। देखो वर्तमान में चित्तौड़ है या नहीं आपको बताना है। सिवी जनपद का उल्लेख महाभाष्य में मिलता है, क्या मिलता नहीं है। ठीक है, कुमार नामी नामक शासक सिवी जनपद से संबंधित था, या फिर सिवी जनपद की राजधानी माध्यमिका थी। देखो असत्य कथन को बताना है। सिवी जनपद का जो वर्तमान एरिया चित्तौड़, बिल्कुल ये आपका राइट है। और सिवी जनपद का उल्लेख महाभाष्य में मिलता है, बिल्कुल ये भी मिलता है। और आपका सिवी जनपद की राजधानी मध्यमिका थी, ये भी राइट है। तो प्यारे साथियों, इसमें असत्य कथन का आपका राइट कौन सा हो जाएगा। बिल्कुल आपका असत्य कथन इसमें राइट हो जाएगा। प्यारे साथियों नोट कर लेना, आपका ये वाला कौन सा, बिल्कुल आपका इसमें प्यार 1 मिनट, इसमें आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा ये वाला, सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। कैसे, सी आपका कुमार नामक शासक जो सिवी जनपद से संबंधित था, नहीं, ये आपका सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसी तरह आपको अगले सवाल की तरफ बढ़ना है। अगला सवाल आप सभी के सामने पूछा गया। प्यारे साथियों ध्यान से पढ़िएगा। वह पुस्तक जिसमें विशेषकर मंदिर शिखर निर्माण के विषय में जानकारी दी गई है, ये प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट है और रीट पात्रता एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। देखो ए आपका है रसिक प्रिया, बी आपका संगीत रत्नाकर, सी आपका कला निधि, इसी तरह आपका सार समुच्चय। आपको बताना है मंदिर निर्माण की जो विषय के रूप में जानकारी दी गई है, वो कौन सा ऑप्शन आपका हो जाएगा। बिल्कुल प्यारे साथियों, इसमें आपका मंदिर शिखर निर्माण से संबंधित जानकारी दी गई है, वो आपका हो जाएगा कला निधि। ऐसा कौन सा ग्रंथ है जिसके अंदर कला निधि के अंदर, कला निधि, जो कि सी ऑप्शन आप सभी का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। रीट पात्रता वाले विद्यार्थियों, शिखर निर्माण की जानकारी दी गई थी इसमें। अगला सवाल आप सभी के सामने, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, वीडियो पूरा देखना है ना, बाकी आपको समझ में नहीं आएगा। बिल्कुल वीडियो थोड़ा लंबा होगा पर देखना जरूर से। सवाल पूछा गया आप सभी से, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, क्या है। देखो कृति स्तंभ प्रशस्ति में राणा कुंभा की अभिरुचियों के विषय में जानकारी मिलती है, आपका पहला स्टेटमेंट। दूसरा आपका कृति स्तंभ में प्रशस्तिकार जेता का भी उल्लेख मिलता है। ये आपके दोनों सही है या नहीं, ये आप किसके बारे में बताना है। इस तरह का लेवल पूछा जाएगा, तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आप सभी को बता दूं, देखो इसमें केवल आपका ए वाला सही होगा। कैसे, कृति स्तंभ में राणा कुंभा की अभिरुचियों की जानकारी मिलती है, बिल्कुल कृति स्तंभ राणा कुंभा की ही देन है, और आपका इसमें ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। बाकी इसमें जेता का उल्लेख मिलता है, ये गलत है आपका, है ना। हाँ, इसी तरह अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल आप सभी के सामने पूछा गया, क्वेश्चन 8 को ध्यान से पढ़िएगा। सवाल आपका बहुत ही शानदार तरीके से, क्या है, तमचाचाही सिक्के, यानी कि तमचाचाही सिक्के आपके किस रियासत द्वारा जारी किए गए थे। बिल्कुल प्यारे विद्यार्थियों, डूंगरपुर, बूंदी, कोटा और धौलपुर। इसमें आपको पूरा पढ़ के समझाना पड़ेगा, वही है ना। तमचाचाही सिक्के आपके हो जाएंगे धौलपुर रियासत से संबंधित। प्यारे विद्यार्थियों, इसमें डी ऑप्शन नोट कर लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। धौलपुर में आपके ये सिक्के से संबंधित सवाल पूछा जाएगा, तमचाचाही सिक्के, है ना, हाँ याद रखिएगा। अगला सवाल आप सभी के सामने क्वेश्चन 9 पूछा गया, बहुत ही शानदार तरीके से। निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन को बताना है, मतलब कथन असत्य कौन सा है वो बताना है। देखो इसमें गुजर प्रतिहारों की राजधानी बिनमाल थी, ए आपका, बी चीनी यात्री फायान बिनमाल को पिलो मोलो कहता था, या फिर सी आपका, कवि माघ ने शिशुपाल वध नामक पुस्तक लिखी थी, या फिर ब्रह्मगुप्त बिनमाल के रहने वाले थे। असत्य कथन को बताना प्यारे विद्यार्थियों, तो एक आपके सामने बी वाला ऑप्शन जो है, जिसके अंदर क्या बताया गया है, जिसके अंदर आप सभी को बताया गया है प्यारे साथियों कि चीनी यात्री फायान जो कि बिनमाल को पिलोमोलो यानी कि पिलोमोलो कहता था, ये आपका ऑप्शन गलत है। यानी कि इसमें बी ऑप्शन प्यारे विद्यार्थियों आप सभी का करेक्ट हो जाएगा, यानी कि असत्य कथन है। समझ गए सभी। हाँ, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आप सभी के सामने, यही सवाल आपका बहुत ही शानदार तरीके से आपको
देख लेना, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे डायरेक्ट जीके नहीं पूछेंगे आपको, इसमें आपको इस तरह से सवाल पूछे जाएंगे, इस तरह से सवाल बनाएंगे, आपको चक्कर आ जाएंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कथन कौन कौन से हैं आपके सामने और विचार करना है। इस्वाल और औजारों की नगरी, इस्वाल को औजारों की नगरी कहा जाता है। जोधपुर में सेल चित्र प्राप्त हुए हैं, या फिर केवल एक सही या बी दोनों सही, आप बताइए जल्दी से क्या राइट हो जाएगा। देखो इसमें इस्वाल से औजारों की नगरी कहते हैं, इस्वाल को नहीं नहीं कहते हैं, समझना बहुत ध्यान से, बिल्कुल इसमें आपको समझना पड़ेगा, इसमें आपका क्या राइट हो जाएगा। इसमें एक मिनट, इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, ऑप्शन और भी है अपने पास, बिल्कुल ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन क्या है, बिल्कुल देखो इसमें दोनों गलत है, क्या है दोनों गलत हैं। इस्वाल को औजारों की नगरी कहते हैं नहीं, और जोधपुर में सेल चित्र प्राप्त हुए नहीं, तो आपके इसमें दोनों वाले ऑप्शन गलत हो जाएंगे प्यारे विद्यार्थियों, इसमें डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बिल्कुल शानदार तरीके से अगला सवाल आप सभी के सामने, गुमान शाही सिक्के किस रियासत के द्वारा जारी किए गए, ये बताना है। गुमान शाही सिक्के किस रियासत के द्वारा जारी करे गए प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपका कोटा रियासत को याद रखना है आपको। कोटा के अंदर कौन से सिक्के मतलब जारी हुए थे, गुमान शाही, यानी कि सी ऑप्शन प्यारे विद्यार्थियों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रीट पात्रता एग्जाम की दृष्टि से, समझ लेना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल आप सभी के सामने पूछा गया साथियों बहुत ही शानदार तरीके से, क्वेश्चन 12, देखो भटनेर दुर्ग से संबंधित निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन बताना है। भटनेर दुर्ग से संबंधित कथनों में से असत्य कथन बताना है। तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ भारत के प्राचीन 3 दुर्गों में से एक है, देखो इसका उल्लेख तैमूर की आत्मकथा में मिलता है, ठीक है, या फिर इसे उत्तरी सीमा का प्रहरी कहा जाता है, या श्री गंगानगर जिले में स्थित है। तो प्यारे साथियों इसमें आपका भटनेर दुर्ग के बारे में आपको प्रस्ताव देना था, आपका क्या हो जाएगा, असत्य कथन देना था, है ना। असत्य कथन, ये श्री गंगानगर जिले में स्थित है, ये आपका असत्य कथन हो जाएगा। कौन सा, डी वाला आपका राइट हो जाएगा इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और आपके बारे में ये प्राचीनतम दुर्गों में से एक है, बिल्कुल उसका उल्लेख तैमूर की आत्मकथा में मिलता है, ये भी सही है, और उत्तरी सीमा का प्रहरी भी कहते हैं, ये आपका सही कथन है। असत्य कथन की बात करें तो इसमें डी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगले सवाल पे आ जाइए जल्दी से। अगला सवाल आप सभी के सामने पूछा गया बहुत ही शानदार तरीके से साथियों, सवाल को पढ़ेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, आपके सामने 2 कथन है। कवि राजा श्यामल दास द्वारा रचित विनोद नामक पुस्तक उदयपुर रियासत का वर्णन मिलता है, क्या यह सही है। या दूसरा स्टेटमेंट आपका, नयन चंद्र सूरी रचित द्वारा रचित हमीर महाकाव्य में प्रतिहार शासकों का उल्लेख मिलता है, क्या ये भी कथन आपका सही है। आपको इस कथन को पढ़ना है। एक बार अगर आपको वीडियो में क्वालिटी नहीं देख रही था ना, उपके आपके सेटिंग पे क्लिक करके वीडियो को क्वालिटी में करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। बिल्कुल आपका 13वें का इसमें आपको आंसर करना है। देखो थोड़ा उसको ऊपर ले लेते हैं, आप समझिएगा इसमें क्या आंसर हो जाए। बिल्कुल 13वें का आंसर क्या हो जाएगा, 13वें का आंसर हो जाएगा साथियों, कवि श्यामल दास द्वारा रचित विनोद नामक पुस्तक उदयपुर रियासत का वर्णन मिलता है, ये नहीं है, गलत है। और नयन चंद्र सूरी द्वारा रचित हमीर महाकाव्य में प्रतिहार शासकों का उल्लेख मिलता है, ये भी गलत है आपका, ठीक है। तो यानी कि इसमें पहला और दूसरा दोनों गलत हैं, आपका डी वाला ऑप्शन प्यारे साथियों इसमें करेक्ट हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से। अगले सवाल पे आ जाइए जल्दी से। अगला सवाल आप सभी के सामने क्वेश्चन 14 पूछा गया, बहुत ही शानदार। कर्णसवा शिवालय अभिलेख में से संबंधित कथनों में से आपका सत्य कथन बताना है। कौन सा शिवालय अभिलेख की बात हो रही है इसमें, कर्णसवा शिवालय अभिलेख से संबंधित। तो साथियों बताइए क्या आंसर हो जाएगा। बिल्कुल इसमें इस लेख में धवल नामक शासक का उल्लेख मिलता है, ये आपका कथन सत्य है, बाकी ये सारे गलत है, ठीक है। तो डी वाला ऑप्शन प्यारे साथियों इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल आप सभी के सामने पूछा गया है, बहुत ही शानदार तरीके से सवाल को पढ़े पहले फिर जवाब देना है। बिल्कुल सवाल क्या है आपका, कि वह इतिहासकार जिसमें सिरोही राज्य का इतिहास, पुराने इतिहास और भारतीय प्राचीन लिपि नामक ग्रंथ लिखे गए हैं। देखो हाँ ये समझना है आपको, वह इतिहासकार जिसने सिरोही राज्य का इतिहास और राजपूताने का इतिहास और भारतीय प्राचीनतम लिपि नामक ये ग्रंथ है ना, ये लिखे हैं, ये नाम बताना है आपको। तो उसमें से कौन सा इतिहासकार है जिसने लिखे। बिल्कुल इसमें गौरीशंकर हीराचंद ओझा, यानी कि सर आपका सी वाला ऑप्शन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका राइट हो जाएगा, याद रखिएगा शानदार तरीके से। अगला सवाल आप सभी के सामने क्या है, सवाल को थोड़ा पढ़िएगा फिर आंसर देना है, सवाल को ध्यान से पढ़िएगा। देखो उद्योतन सूरी द्वारा 778 ईस्वी यानी कि 8वीं सदी में रचित कुवलय माला यानी कि ग्रंथ है कुवलय माला में कितनी देशी भाषाओं का वर्णन मिलता था, ये बताइए कितनी देशी भाषाओं का वर्णन किया गया इसमें। तो आपका साथियों राइट हो जाएगा बिल्कुल 18 भाषाओं का, यानी कि 18 लैंग्वेजेस का इसमें आपका उल्लेख मिलता है। कौन सी में, उद्योतन सूरी द्वारा लिखित यानी 8वीं सदी में 778 ईस्वी में, यानी कि
कुबलय माला के अंदर। ठीक है, नोट कर लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। अगला सवाल आप सभी के सामने पूछा गया है प्यारे साथियों, निम्नलिखित में से किस विद्वान के अनुसार भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से राजस्थानी गुजरात के अधिक निकट है। मोस्ट इंपोर्टेंट साथियों, क्या सवाल पूछा, ध्यान से देखो, किस विद्वान के अनुसार भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से राजस्थानी गुजराती के सबसे अधिक निकट है, तो किसके अनुसार है, आपका राइट हो जाएगा साथियों बहुत ही शानदार तरीके से डॉक्टर श्याम सुंदर दास, या फिर आपका अगला है प्यारे साथियों डॉक्टर महावीर प्रसाद, या फिर डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा सभी, यानी उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, सवाल को ध्यान से पढ़िए फिर आंसर देना है। अगला सवाल आपका साथियों पूछा गया क्वेश्चन 18। क्वेश्चन 18 क्या है, निम्नलिखित में से राजस्थान के प्रथम भाषा सर्वेक्षक, यानी कि टाइटल में आपने पढ़ा होगा राजस्थान के प्रथम भाषा सर्वेक्षक कौन है प्यारे साथियों, इसमें आपका राइट हो जाएगा बिल्कुल जॉर्ज मैकलिस्टर। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बी ऑप्शन है, यानी कि जॉर्ज मैकलिस्टर को आपका राजस्थान के प्रथम भाषा का सर्वेक्षक कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है 2025 रीट पात्रता एग्जाम की दृष्टि से। अगला सवाल है आपका, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के अनुसार राजस्थानी भाषा का शाब्दिक अर्थ क्या है। देखो, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के अनुसार राजस्थानी भाषा का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा साथियों, बताइए, राजस्थान या रजवाड़े की भाषा, या राजाओं की भाषा, या राज परिवार की भाषा, या राजकुमारों की भाषा। क्या आंसर हो जाएगा, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के अनुसार, ये विद्वान हैं, इनके अनुसार आपका राइट हो जाएगा राजस्थान यानी कि रजवाड़े की भाषा, ये इनका हिंदी शाब्दिक अर्थ है। प्यारे साथियों, ए ऑप्शन आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपकी रीट एग्जाम की दृष्टि से, ध्यान से सुन लीजिएगा। अगला सवाल आप सभी के सामने, क्या पूछा गया है, ध्यान से बहुत ही शानदार तरीके से सवाल को पढ़िएगा। सवाल क्या है आपका, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने राजस्थानी बोलियों का वर्गीकरण कितने भागों में करा है। देखो, ये विद्वान है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने राजस्थानी बोलियों का जो वर्गीकरण है कितने भाषाओं में करा है, बिल्कुल, यानी कितने भागों में करा है, तो 5 भागों के अंदर। कितने, 5 भागों के अंदर, ये याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका रीट 2025 पात्रता के लिए। ठीक है, अगला सवाल आप सभी के सामने साथियों, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा पर क्लास देखना जरूर से, देखना, आप सभी विद्यार्थियों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। ठीक है, हाँ देखो, वह प्रथम व्यक्ति जिन्होंने अपनी पुस्तक का नाम है लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में राजस्थानी का स्वतंत्र भाषा में वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत करा है, उन व्यक्ति का नाम बताना है। बिल्कुल प्यारे साथियों, 21 का आंसर क्या हो जाएगा, 21 का आंसर हो जाएगा वह प्रथम व्यक्ति जिन्होंने अपनी पुस्तक कौन सी, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, जिसमें स्वतंत्र राजस्थानी भाषा का वैज्ञानिक विश्लेषण करा है, तो वो विद्वान आपके हो जाएंगे जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। प्यारे साथियों, बी ऑप्शन आपको नोट कर लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है रीट पात्रता एग्जाम की दृष्टि से, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। ठीक है, अगला सवाल है आपका 21 का सवाल क्या है, पढ़िएगा सवाल 22, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने राजस्थानी भाषा के लिए सर्वप्रथम राजस्थानी शब्द यूज करा था। किस विद्वान ने राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द यूज करा था साथियों, तो ये आपका हो जाएगा बिल्कुल जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, जिसके बारे में अपन 2 प्रश्न से पढ़ रहे हैं। सी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका रीट पात्रता एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, हाँ अगला सवाल आप सभी के सामने 23 पूछा गया साथियों, बहुत ही शानदार तरीके से। क्या है सवाल, राजस्थानी भाषा राजस्थान के अलावा किन क्षेत्रों में बोली जाती है। राजस्थान की जो भाषा प्यारे साथियों, राजस्थान के अलावा और कौन कौन से भागों में बोली जाती है मेरे साथियों, मध्य भारत में भी बोली जाती है, पश्चिम भाग के अंदर भी बोली जाती है, इसी तरह सिंध के राजस्थान के निकटवर्ती क्षेत्रों के अंदर भी बोली जाती है, पंजाब हरियाणा के राजस्थान के निकटवर्ती क्षेत्रों के अंदर बोली जाती है। इसी तरह आपका उपयुक्त डी, यानी कि प्यारे साथियों सभी जगह आपकी बोली जाती है, यानी कि सभी ऑप्शन आपका राइट है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके रीट पात्रता एग्जाम की दृष्टि से एंड मेंस एग्जाम की दृष्टि से। अगला सवाल आप सभी के सामने 24 सवाल क्या है, सवाल को थोड़ा छोटा करेंगे, आपको देखा नहीं जा रहा है तो थोड़ी वीडियो क्वालिटी में करके देखिएगा। चैनल पे जो भी नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने राजस्थानी बोलियों का वर्गीकरण राजस्थानी दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी के में किन बोलियों को शामिल किया गया, बताइए जल्दी से। बिल्कुल प्यारे साथियों, इसमें आपका राइट हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी, यानी कि मालवी, रागड़ी और सोनतवाड़ी। ठीक है, हाँ ये याद रखिएगा। अगला सवाल है आपका 25 का क्वेश्चन पूछा गया साथियों, क्या है सवाल कि डॉक्टर एलपी टेस्टिटोरी ने किन बोलियों को पश्चिमी राजस्थान की बोली माना था, बताइए जल्दी से। डॉक्टर एलपी टेस्टिटोरी ने किन बोलियों को पश्चिमी राजस्थान की बोली माना था, तो मेरे प्यारे साथियों इसमें इंपॉर्टेंट सवाल है, क्या इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कर देना। ये टेस्टिटोरी प्रसिद्ध विद्वान हैं, इनके अनुसार बताना है आपको कि ये क्या राइट हो जाएगा। बिल्कुल आपका इसमें प्यारे साथियों इसमें राइट हो जाएगा डी वाला, यानी कि बीकानेर, खिराड़ी, गोडवाड़ा, इनको आपका पश्चिमी राजस्थान की बोली माना है, यानी कि डी ऑप्शन आप सभी का इसमें राइट हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल आपके रीट पात्रता एग्जाम की दृष्टि से।
अगला सवाल आप सभी के सामने 26 वाला सवाल पूछा गया है। क्या है सवाल, ध्यान से पढ़िएगा। विभिन्न विद्वानों के भाषा वर्गीकरण को ध्यान रखते हुए राजस्थानी भाषा को मुख्यतः किन दो भागों में बांटा जा सकता है? किन दो भागों में बांटा जा सकता है, तो वो भाग बताने हैं आपको बिल्कुल प्यारे साथियों। पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान, इन दोनों को मतलब यानी कि भाषा के वर्गीकरण को ध्यान रखते हुए मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। विभिन्न विद्वानों के भाषा वर्गीकरण को ध्यान में रखते हुए दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो पूर्वी राजस्थान, ठीक है, और दूसरा आपका हो जाएगा पश्चिमी राजस्थान। यानी कि प्यारे साथियों इसमें आपका ए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रीट पात्रता एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। समझ गए, समझ में आ गया सभी को। अगला सवाल आप सभी के सामने 27 का सवाल है आप सभी के सामने कि हाड़ौती, मेवाती और अहिरवाटी यानी कि राठी तथा ढूंढाड़ी राजस्थान की किस उपशाखा का प्रतिनिधि बोलियां हैं? बताइए जल्दी से। हाड़ौती, मेवाती और अहिरवाटी तथा ढूंढाड़ी, ये जो लैंग्वेजेस के नाम है राजस्थानी, यानी कि ये किस उपशाखा की भाषा का बोलियां हैं, तो ये आपको बताना है। बिल्कुल आपका 27 का आंसर हो जाएगा साथियों दक्षिणी राजस्थानी भाषा के ये आपकी उपशाखा है, यानी कि डी ऑप्शन का आपका राइट हो जाएगा। समझ गए। हाड़ौती, मेवाती, अहिरवाटी जो कि राजस्थानी भाषा की किस उपशाखा की प्रतिनिधि बोलियां, तो दक्षिणी राजस्थानी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। हाँ, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है आपके एग्जाम की दृष्टि से। अगले सवाल पे आइए जल्दी से। अगला सवाल आप सभी के सामने 28 का सवाल पूछा गया साथियों, बहुत ही शानदार। मारवाड़ी, मेवाड़ी, बागड़ी और शेखावटी राजस्थान भाषा की किस उपशाखा की प्रतिनिधि बोलियां हैं, ये आपको इसका आंसर देना है। देखो ये दो सवाल 27 वाला और 28 वाला मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, हल्के में नहीं लीजिएगा। पश्चिम राजस्थानी यानी कि पश्चिम, यानी कि वो आपने पहले पढ़े वो दक्षिण राजस्थान की थी, और ये आपके डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। पश्चिमी राजस्थानी यानी कि कौन कौन सी, मारवाड़ी, मेवाड़ी, बागड़ी और शेखावटी, इन्हें भाषा के आधार पर दो भागों में बांट सकते हैं, लेकिन दक्षिणी और पश्चिमी है ना, पूर्वी, ये आपका राइट हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अगला सवाल प्यारे साथियों आप सभी के सामने क्वेश्चन 29 क्या है, ध्यान से पढ़िएगा। सवाल 29, राजस्थानी भाषा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? राजस्थानी भाषा दिवस प्रतिवर्ष आपका कब मनाया जाता है? बिल्कुल आपका राइट करना है 21 फरवरी को। 21 फरवरी को आपका 21 फरवरी को, यानी कि आपका ये बीएस क्या बोल रहा हूँ मैं, रीट पात्रता एग्जाम से पहले, यानी कि 27 को आपका पात्रता एग्जाम हो रही है, उससे 21 तारीख वाले दिन को आपका 21 फरवरी को ये आपकी हिंदी भाषा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अगला सवाल आपका याद रखिएगा साथियों 30 यानी कि 30वां सवाल पूछा गया आप सभी के, राजस्थानी की कुल कितनी बोलियां सन 1961 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार मानी गई है? कितनी बोलियां जो 1961 की जो जनगणना रिपोर्ट थी उसके हिसाब से मानी गई है, तो आपका 73 भाषाएं राजस्थान की, यानी कि 73 भाषाएं प्यारे साथियों, जो कि आपके ऑफिशियली यानी कि जनगणना रिपोर्ट में दर्ज है 1961 के अनुसार। साथियों आप सभी के सामने क्या करना है, आप सभी के सामने मैं ये क्लास लेके आया था, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल आपको, यानी कि 30 सवाल आपको पढ़ाए, ठीक है। ये सवाल आप सभी के यानी कि पेपर के लेवल को दर्शाते हैं। पेपर किस तरह का आपका पूछा जाता है वो आपको इसमें मैंने अच्छी तरह से समझाया है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को क्या करना है, लाइक कर देना अच्छे से, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब जरूर से करना, क्योंकि आप सभी को इस चैनल पर रीट की इसी तरह की क्लासेस रेगुलर देखने को मिल रही है। सुबह 8 बजे, 7:30 से 8 बजे के बीच में क्लासेस रहेगी, और शाम को 4 बजे से 6 बजे के बीच में आपको रेगुलर क्लासेस देखने को मिलेगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।